नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के बारे में, और वो होगा आपका हिस्ट्री का, यानी इतिहास का जो दूसरा पेपर है। और इतिहास के दूसरे पेपर में आपको पढ़ना क्या होता है, बीए के 6 सेमेस्टर में पढ़ना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि विश्व का आधुनिक इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है आपको। 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक का इतिहास, विश्व साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है बेसिकली। इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और ये हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी आपको सब्जेक्ट के 6 सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आप ये क्लास देख रहे हैं शुक्ला डी पॉइंट पर। इसके बाद में और भी लेक्चर्स आएंगे, वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये 6 सेमेस्टर में तो ये आता ही है। इसके अलावा 6 सेमेस्टर का दूसरे पेपर में 2-3 पार्ट होते, तो उसमें दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है। 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो दूसरा पेपर कभी मैं जल्दी लाऊंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। सब कुछ मैं बारीकी के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न, वह कौन प्रमुख नेता था जो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था? मतलब जर्मनी का एकीकरण जो है वो किसने किया बेसिकली? तो उसका नाम है बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क इनका पूरा नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं इनको लौह पुरुष, यानी कि ब्लड एंड आयरन, ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। और जर्मन रियासत को एक राष्ट्र में जोड़ने का काम किया था बिस्मार्क ने। अच्छा, यही काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था, इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को, चूंकि उन्होंने देशी रियासतों को इकट्ठा किया था। ऐसे ही जर्मनी जो बिखरा हुआ था उसको एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान था बिस्मार्क साहब का, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रक्त और लौह की नीति को मानने वाला, ठीक है, आयरन मैन भी कहा जाता है इनको, ठीक है, लौह पुरुष। दूसरा प्रश्न, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली बड़ी फेमस ये एक प्रकार संस्था थी। मैजनी ने इसकी स्थापना करी थी। किसने? मैजनी। मैजनी कहीं पर है, डी ऑप्शन में दिया है। मैजनी ने 1831 ईस्वी में इटली के युवाओं में देशभक्ति जगाने और इटली के एकीकरण के उद्देश्य से एक गुप्त संस्था का निर्माण किया था, और उसी का नाम था यंग इटली, ठीक है। तो इटली के एकीकरण के लिए मेजनी जिम्मेदार है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जिम्मेदार हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, जर्मनी एकीकरण से पूर्व कितने जर्मन राज्यों में बटा हुआ था, विभाजित था? बताएं। तो जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले जर्मनी जो था वो लगभग में 39-30 राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शन में 39-40, ठीक है, बिल्कुल 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वैसे 39 ही था, लेकिन 40 ऑप्शन में, तो 40 भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वियना कांग्रेस के बाद क्या हुआ कि जर्मनी जो 39 राज्यों का विशाल और एक शिथिल संघ था वो भंग हो जाता है। मतलब कि वो एक प्रकार से जो राज्यों का संघ, मतलब शिथिल संघ था, उसको एकदम से और ज़्यादा अच्छा किया गया, ठीक है। बिस्मार्क ने उसको एकजुट किया और एकदम से बढ़िया तरीके से जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। अलग अलग छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था जर्मनी। 39-40 संख्या थी इसकी। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? बताएं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। विल्सन जो थे 1913 ईस्वी से लेकर के 1921 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव जो दिया था वुड्रो विल्सन साहब ने ही दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1913 से 1920 तक, 21 तक, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन हिटलर की आत्मकथा के रूप में जानी जाती है? हिटलर एक तानाशाह के रूप में इसको माना जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित पुस्तकों में से हिटलर की आत्मकथा जो इनमें से है वो है मीन कैंप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, मीन कैंप या मेन कैंप। इसका मीन कैंप मतलब होता है मेरा संघर्ष, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? मेरा संघर्ष। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिसमें उसने अपनी जो पॉलिटिकल जो थॉट है उसके, यानी राजनीतिक विचारधारा है उसके बारे में बताया, और भविष्य में क्या योजना बना रहा है उसके बारे में इसमें मेंशन किया था। अच्छा, दास कैपिटल पुस्तक भी फेमस है, इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने।
ये बात आप ध्यान रखिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है और यूटोपिया पुस्तक थॉमस मोर की है। छठवां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी कब हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 1929 में संयुक्त मंदी हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी को ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं या महान मंदी या महामंदी के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क शेयर बाजार के गिरने से बहुत बड़ी मंदी अमेरिका में आ गई थी। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे अमेरिका आप देख रहे हैं आजकल सोने और चांदी के दाम को किस तरीके से घटा बढ़ा रहा है, उसका टैरिफ वगैरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न, जर्मनी ने और इसी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर कहा है कि भाई ये गलत है टैरिफ लगाना, ठीक है। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को किस देश पर आक्रमण किया था जहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? 7वां नंबर, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को किस देश पर आक्रमण किया था जहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोलैंड, ठीक है। ये आप देखते हैं हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करते ही क्या हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। क्योंकि जैसे ही हिटलर ने जर्मनी का एक प्रकार शासक था, तानाशाह कह सकते हैं, उसने आक्रमण किया किस पर? पोलैंड पर। जैसे पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया, तुरंत ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाती है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है। प्रश्न किसने कहा था कि झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य ही बन जाए? बिल्कुल सही बात यह है, अगर किसी झूठ बात को अगर 10 बार कोई व्यक्ति कहता है तो ऑटोमेटिक सत्य लगने लगता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? गोबेल्स नाम के एक विद्वान है, गोबेल्स, उन्होंने ही कहा था। गोबेल्स ने कहा, बेटा क्या कहा गोबेल्स ने? गोबेल्स साहब कहते हैं कि इनका नाम है पूरा जोसेफ गोबेल्स, नाजी जर्मनी में हिटलर के प्रचार मंत्री या जो मतलब एडवर्टाइजमेंट के जो मंत्री होते हैं वही थे ये। आप देखते हैं प्रचार होता है, टीवी पर आता है तो हमेशा प्रचार आता है, एक ही प्रचार कम से कम सैकड़ों बार आप देखते हैं। और जब एक ही प्रचार को सैकड़ों बार आप देख लेते हैं तो वो चीज़ आपको सही प्रतीत होने लगती है। या फिर कभी भी आप मार्केट जाओगे और उस चीज़ को खरीदोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चूंकि छपी रहती हैं, तो आप उस कैटेगरी की चीज़ अगर खरीदेंगे तो वही कंपनी खरीदेंगे जो बार बार आपने प्रचार में देखा है, ठीक है। तो गोबेल्स ऐसा व्यक्ति था, एक जो ये प्रचार मंत्री था हिटलर का, ठीक है। और इसका मानना था कि अगर किसी झूठ को बार बार बड़े पैमाने पर बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, व्हाट इज टू बी डन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? व्हाट इज टू बी डन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? लेनिन नाम के एक मतलब वो थे, उन्होंने लिखा है, लेनिन। 1902 ईस्वी में इस पुस्तक को क्रांतिकारी, खास करके रूसी क्रांतिकारी थे व्लादिमीर लेनिन, उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक क्रांतिकारी पार्टी को कैसा होना चाहिए। इस पुस्तक में व्हाट इज डू बिन डन, इस पुस्तक में यही चीज़ बताई गई है। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन वियना कांग्रेस के 4 नेताओं में नहीं शामिल था? 4 नेताओं में कौन नहीं शामिल था? देखिए 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। मेटरनिख शामिल थे उसमें। मेटरनिख जो थे वो ऑस्ट्रिया के व्यक्ति थे, शामिल थे। जार अलेक्जेंडर रूस से शामिल थे। लॉर्ड कैसलरे ब्रिटेन से थे, वो भी शामिल थे, ठीक है। मेटरनिख भी शामिल थे, मेटरनिख ऑस्ट्रिया के थे। जार अलेक्जेंडर भी शामिल थे और लॉर्ड कैसलरे भी शामिल थे। जबकि आप देखते हैं ऑटोमन बिस्मार्क की अगर बात की है तो इनका उदय इसके काफ़ी बाद हुआ था, 1815 में हुआ था। जबकि 1860 में आप देखते हैं इनका जो है, ये 1860 के दशक में जो है बिस्मार्क अपने फुल फॉर्म में आते हैं, यानी कि ये नहीं शामिल थे वियना कांग्रेस में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बिस्मार्क नहीं शामिल थे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से किस देश ने शानदार अलगाव की नीति अपनाई थी? शानदार अलगाव की नीति किसने अपनाई थी बताएंगे? शानदार अलगाव की नीति इसको ग्रेट ब्रिटेन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने क्या किया था कि यूरोपीय जो गुटबाजी थी उससे खुद को दूर कर लिया, अलग कर लिया, और ऐसी नीति अपनाई थी कि ताकि वो अलग रहे लोगों से, अपने साम्राज्य और व्यापार पर ध्यान दे सके और इन लोगों से दूर रह सके। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मैंने समय नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट कर दिया? बिल्कुल सही बात है, अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने कहा कि मैंने समय नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट कर दिया? इस कथन को कहा था नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने इस कथन को कहा था, ठीक है। हालांकि शेक्सपियर के नाटकों में भी ये समय मतलब ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं,
लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया नेपोलियन के लिए पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के शासक की क्या उपाधि नाम था, बताएं। जर्मनी के शासक की क्या उपाधि का नाम होता था। जर्मनी के जो शासक होते थे उनको कैसर कहते थे, कैसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी का सम्राट को कैसर कहते थे, जैसे कैसर विलियम द्वितीय। जबकि रूस के सम्राट को क्या बोलते थे, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखने से पहले एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी सब्जेक्ट का, मतलब 6 सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अंग्रेजी का कम ही देता हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। 99 84 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं और इसी 100 रुपये फीस में आपको पूरा 6 सेमेस्टर तक आपको नोट्स मिलता रहेगा। पूरा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक क्लास जब होगा तो उसकी लिंक जाती रहेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। को करिकुलर का भी मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका को करिकुलर कोर्स में शामिल है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में। यह फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, नाजी पार्टी का गठन कब हुआ था। नाजी पार्टी का गठन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1920, बिल्कुल राइट आंसर आपका टिक लगा, 1920 में हुआ था। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी थी जो, उसी का नाम बदल करके 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको आप कहते हैं एनएसडीएपी, नाम दे दिया गया था, यानी कि नाजी पार्टी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, वियना कांग्रेस के मुख्य सिद्धांत क्या थे। वियना कांग्रेस के मुख्य सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत, बिल्कुल, वैधता का सिद्धांत और पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जो थे वियना कांग्रेस के ही थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, यूरोपीय व्यवस्था थी, यूरोपीय व्यवस्था इनमें से कौन सी थी, बताएं। कंसर्ट ऑफ यूरोप, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आरंभिक प्रयास, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यह प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच एक समझौता हुआ करता था, यूरोपीय व्यवस्था, ताकि वे मिलकर के यूरोप में शांति बनाए रखें और किसी प्रकार के क्रांतिकारी जो विद्रोह है उसको रोकने का काम करें। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न 1871 में जर्मनी का शासक कौन था। 1871 में जर्मनी का शासक कौन था, तो विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मनी के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का पहला सम्राट यानी कैसर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्ला पॉइंट आपके लिए परीक्षा के लिए हमेशा मेहनत करता रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप को करिकुलर मास्टर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था। 18 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये विश्व युद्ध जरूर कहा जाता, लेकिन केवल यूरोपीय महाद्वीप के देश ही जो लड़े थे। इसमें आप देखते हैं भारत के सैनिकों को भी, चूंकि ब्रिटेन का कब्जा पूरे देश पर था, इसीलिए ब्रिटेन जिस तरफ था यानी पूरा देश समझ लीजिए उसी तरफ था। अधिकांश लड़ाइयाँ यूरोप की धरती पर हुई थी, लेकिन बस इसमें विश्व का नाम ऐसे ही बदनाम कर दिया था इन लोगों ने। पवित्र संघ का प्रस्तावक कौन था, कई देश लड़े थे इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया। 19 नंबर, पवित्र संघ का प्रस्तावक कौन था, होली एलियंस, जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन। ठीक है, 1815 में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ मिलकर के इस संघ को बनाया था ताकि ईसाई मूल्यों की रक्षा की जा सके। इसका ए ऑप्शन 19 का करेक्ट आंसर होगा, 19 का ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखें,
वियना कांग्रेस के बाद इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया यानी बट गया। ऐसा किसने कहा कि यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर के रह गया था? तो वियना कांग्रेस के बाद इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ऐसा किसने कहा कि यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर के रह गया था? इसको कहा था मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख। उन्होंने कहा कि इटली की एकता को नकारते हुए उसे केवल एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन यानी कि भौगोलिक नाम कह दिया मात्र। मेटरनिख ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक को लिखा लियो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, लियो टॉल्स्टॉय। ये एक महान उपन्यास है वार ऑफ पीस, वार एंड पीस। नेपोलियन के रूस पर आक्रमण के समय की जो घटनाएं हैं उसके बारे में वार एंड पीस में मेंशन किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन से, रूसी क्रांति का अन्य नाम क्या था? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1917 में रूस की धरती पर यह क्रांति हुई थी। बोल्शेविक पार्टी ने एक प्रकार से इस क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से, मुसोलिनी ने समाजवादियों और साम्यवादियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र गिरोह में संगठित किया। बताएं, गिरोह। मुसोलिनी ने समाजवादियों और साम्यवादियों के विरुद्ध सशस्त्र गिरोह 1919 में संगठित किया था। 1919 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बेनिटो मुसोलिनी पूरा नाम है इनका। 1919 में फांसीवादी दल की स्थापना की ताकि इटली में बढ़ते जो साम्यवाद है उसको रोका जा सके। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मेन कैंप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? 24 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मेन कैंप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? मेन कैंप का शाब्दिक अर्थ था मेरा संघर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, माई स्ट्रगल। ठीक है, ये इनकी जो है आत्मकथा थी। जेल में रहने के दौरान इस आत्मकथा को लिखने का काम किया था हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा है ये। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है, मंदी को समाप्त करने के लिए रूजवेल्ट ने क्या सुधार किए थे? मंदी को समाप्त करने के लिए रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी की शुरुआत करी थी। अच्छा, मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। कब? इसको महामंदी जानते हैं। अमेरिका को उबारने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने न्यू डील कार्यक्रम शुरू किया था ताकि मंदी को खत्म किया जा सके। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी के बाद विभिन्न सुधारों के तहत किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू डील पॉलिसी पेश की गई थी? तो रूजवेल्ट साहब के द्वारा, रूजवेल्ट के द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, फ्रैंकलिन डोलानो रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, एफ डी रूजवेल्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी विचार की नींव रखने वाली पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स और उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर के लिखी थी इस पुस्तक को। 1848 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक साम्यवाद और समाजवाद की आधार मानी जाती है और समाजवाद का जनक या आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल नाम की पुस्तक भी कार्ल मार्क्स लिखता है। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह घटना जिसने रूस युद्ध में फरवरी क्रांति को जन्म दिया था। वह घटना जिसने रूस युद्ध में फरवरी क्रांति को जन्म दिया, उस घटना का नाम है खूनी रविवार नरसंहार, द ब्लडी संडे मैसकियर। 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जार की सेना ने गोलियां चलाई थीं और इस घटना ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया और अंततः क्रांति की नींव रखी। तो वही घटना है ये। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? खूनी रविवार नरसंहार। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ कार्ल मार्क्स का नारा था और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर के रूसी क्रांति में इस नारे को बुलंद किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्शेविक मजदूरों के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सर्वप्रथम प्रश्न है, सर्वप्रथम आंदोलन के लिए शब्द फासिस्ट का प्रयोग इटली के किसके नेतृत्व में हुआ था? 30 नंबर, सर्वप्रथम आंदोलन के लिए शब्द फासिस्ट का प्रयोग इटली में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फांसीवाद की स्थापना मुसोलिनी ने करी थी। एक तानाशाही विचारधारा होती है ये, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन से बाबू प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व उत्तराधिकार किसे सौंप दिया गया था? यानी जब व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसका नेतृत्व के उत्तराधिकार किसके पास चला गया था? तो जोसेफ स्टालिन के पास चला गया था। जोसेफ स्टालिन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1924 की बात है ये। लेनिन की मृत्यु होती है, उसके बाद सत्ता के संघर्ष में स्टालिन ने जीत हासिल की और सोवियत संघ का तानाशाह बन जाता है जोसेफ स्टालिन। 32 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह त्रिराष्ट्रीय समझौते का भागीदार है? त्रिराष्ट्रीय ट्रिपल इंटेंट का भागीदार कौन सा है? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बिल्कुल राइट आंसर है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले इन तीनों देशों ने मिलकर के एक रक्षात्मक गठबंधन बनाया था जिसे ट्रिपल इंटेंट कहते थे कि ताकि भविष्य में युद्ध लड़ाई ना किया जाए। 33 नंबर क्वेश्चन से लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था क्या? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था शांति, भूमि और रोटी की। यानी लेनिन का प्रसिद्ध नारा था ये कि जिसने रूसी आम जनता और किसानों को क्रांति के लिए आकर्षित किया, शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से क्या वादा किया था? तो क्या वादा किया था बेटा? इसका करेक्ट आंसर था आपका 33 नंबर का राइट आंसर है शांति, भूमि और रोटी। इसका वादा किया था सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो कितने देशों ने भाग लिया था? 34 नंबर का पूछा गया क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने देशों ने भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आमतौर पर आधिकारिक तौर पर आप देखें 37 देशों ने इस युद्ध में किसी न किसी रूप में भागीदारी की थी, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। 35 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से 1945, 6 वर्षों तक चला था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण होता है और वहीं से शुरू हो जाता है युद्ध, और अगस्त महीने में 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ इस युद्ध का समापन कर दिया गया था। अमेरिका ने 2 बम फेंके थे जापान पर, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर, लिटिल मैन और फैट मैन नाम के। वहीं से युद्ध समाप्त होता है। किस शहर में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सराजेओ में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 जून की डेट थी जिस दिन इनकी हत्या हुई थी, 28 जून 1914 ईस्वी में। इन्हीं की मृत्यु के बाद में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। बोस्निया की राजधानी है सराजेओ। वहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था यही था। इसी घटना के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन से, रेड आर्मी तथा व्हाइट आर्मी दो विरोधी पक्ष थे। रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी जो थे ये रूसी गृह युद्ध में, रशियन सिविल वार जब चल रहा था उस दौरान जो है दो विरोधी पक्ष थे, रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी, ठीक है, रूसी गृह युद्ध के दौरान, रशियन सिविल वार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रेड आर्मी जो थी बोल्शेविकों की आर्मी थी और जो व्हाइट आर्मी थी वो उनके विरोधियों की आर्मी थी। 38 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लगा? 1914 से 1918। 1914 से 1918, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 का 1914 से 1918। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन से, हिटलर किस देश का तानाशाह था? बताएंगे। हिटलर जो था ये किस देश का तानाशाह था बेटा? तो हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाजी पार्टी का नेता था। 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा और तानाशाह भी रहा। 40 नंबर क्वेश्चन से, क्रमशः किस तिथि को अमेरिका और ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने उसके पनडुब्बी को मार दिया था, इसके बाद में अमेरिका थोड़ा सा गुस्से में आया और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था।
उस समय लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर फैटमैन नाम का बम गिराया गया था 9 अगस्त की डेट को। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूएसएसआर यानी जो है रूस के बीच प्रतिद्वंद्विता को क्या कहते हैं? उसी को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, कोल्ड वार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आपका आ चुका है? सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? सेंटो का फुल फॉर्म कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सेंटो का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल बताएं। सेंटो का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सेंटो का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। ये शीत युद्ध के दौरान मध्य पूर्व के देशों के लिए बनाया गया एक सैन्य संगठन था। 43 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य संघ का मुख्य अंग नहीं है? बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यूनाइटेड नेशंस का मुख्य अंग नहीं है इनमें से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है। बाकी आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सचिवालय, ये सब हैं। आईएमएफ एक विशिष्ट एजेंसी है, जबकि सचिवालय, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन के 6 अंगों में शामिल हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पेरिस शक्ति सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पेरिस शक्ति सम्मेलन कब आयोजित होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पेरिस शक्ति सम्मेलन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, पेरिस शक्ति सम्मेलन जो आयोजित हुआ था। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1919 में आयोजित हुआ था, 1919। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी देशों ने युद्ध के बाद की व्यवस्था तय करने के लिए जनवरी 1919 में इस सम्मेलन को शुरू किया था। 45 नंबर क्वेश्चन से, 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय जो था वही शासक था, जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रोमनोव वंश का अंतिम शासक था जो क्रांति के दौरान अपनी गद्दी इसको छोड़नी पड़ी थी। 46 नंबर क्वेश्चन से, बिस्मार्क के दृष्टिकोण में कौन सा देश जल चूहा था? 40 नंबर, बिस्मार्क के दृष्टिकोण में कौन सा देश जल चूहा था? जल चूहा कौन था? इंग्लैंड था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। सेडोवा युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 1866 ईस्वी में इस युद्ध में पर्सिया ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से पराजित किया, जिससे जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, सेडान के युद्ध 1870 में प्रसा की सेना ने किस देश को पराजित किया था? 48 नंबर, सेडान के युद्ध 1870 में जो हुआ था, प्रसा की सेना ने फ्रांस की सेना को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की हार होते हुए जर्मनी का एकीकरण जो है उसका काम यहीं से पूरा हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन से, वार्सा पैक्ट बनाया गया था। वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ और उसके सहयोगी कम्युनिस्ट देशों के बीच एक सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट, जो नाटो के जवाब में बनाया गया था। नाटो जो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। वो अमेरिका का जो एक प्रकार से नेतृत्व, मतलब अमेरिका उसका मुखिया था, और रूस ने अपनी जो है एक बनाया था ताकि जो रूस जो है सोवियत यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा दे, और वो जो था आपका नाटो जो था पूंजीवादी व्यवस्थाओं का एक संगठन था, सैन्य संगठन था। 50 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते के लिए 14 सूत्रीय फार्मूला किसने प्रस्तावित किया था? 14 सूत्रीय फार्मूला जो दिया था वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 सूत्र का कार्यक्रम पेश किया था। 51 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्र संघ की शुरुआत, लीग ऑफ नेशन की शुरुआत 1920 में हुई थी। इसकी स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन के बाद 10 जनवरी 1920 को दुनिया में भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित कहाँ पर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है बेटा? बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वो हेग में स्थित है। नीदरलैंड का जो हेग शहर है वहीं पर स्थित है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी 10 हैं। कुल मिलाकर के 15 देश, 15 सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद में 5 देश शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस है, चाइना है, फ्रांस और ब्रिटेन है, इनके पास वीटो पावर भी है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध कुलटूर कैंप की नीति अपनाई थी? 54 नंबर बताएं। निम्नलिखित में से किसने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध कुलटूर की कैंप की नीति अपनाई थी? वो थी बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1870 के दशक में जर्मनी में कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए यह संघर्ष छेड़ा गया था। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मुसोलिनी किस राजनीतिक विचारधारा का संस्थापक था? मुसोलिनी जो था ये फांसीवाद जो था उसका संस्थापक था, उसकी नींव इसने रखी थी। एक उग्र राष्ट्रवादी और तानाशाही विचारधारा थी ये। तो ये 55 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, फांसीवाद। 56 नंबर क्वेश्चन से पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था लॉर्ड जॉर्ज ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन, उनका निधन 21 जनवरी 1924 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बताएंगे। तो पेरिस में हुआ था, पेरिस समझौता 1919 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसमें वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई की संधि जो थी वो एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जर्मनी के साथ इसमें जाती हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन, वर्साई की संधि के अनुसार अल्सास व लारेन के प्रदेश जर्मनी से छीन करके किस देश को दे दिए गए थे? जर्मनी से छीन करके किस देश को दे दिए गए थे बेटा? फटाफट से इसमें बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्साई की संधि के अनुसार अल्सास व लोरेन के प्रदेश जर्मनी से छीन करके फ्रांस को दे दिए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जर्मनी ने ये प्रांत फ्रांस से जीते थे 1871 में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद में चूंकि जर्मनी हार गया था, उसके बाद में फ्रांस को इसको वापस देना पड़ा था जर्मनी को। 60 नंबर क्वेश्चन से जर्मनी को देना पड़ा था फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को दिया गया था जर्मनी के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, उसी वजह से शुरू हुआ था। ठीक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी सर्बिया में हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से युद्ध भड़क उठा था और ये प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण था। 61 नंबर, रूस में 1917 की क्रांति के सफल होने तथा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा राज सिंहासन त्याग देने के बाद गठित की गई अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? 61 नंबर, रूस से 1917 की क्रांति के सफल होने तथा जार निकोलस द्वितीय द्वारा राज सिंहासन त्याग देने के बाद गठित की गई अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? उनका नाम था केरेंस्की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, केरेंस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जार के हटने के बाद केरेंस्की ने अस्थायी सरकार की कमान संभाली थी, जिसे बाद में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति ने हटा दिया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 62 नंबर प्रश्न है, पूर्वी समस्या मुख्यतः किस देश से जुड़ी हुई थी? पूर्वी समस्या ईस्टर्न प्रॉब्लम तुर्की से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य के पतन से एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी, वही उसी को पूर्वी समस्या बोलते थे, क्योंकि खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, ऑटोमन साम्राज्य सब चीज़ें थी, तमाम सारी चीज़ें। 63 नंबर क्वेश्चन से लाल कुर्ती दल की स्थापना, तो लाल कुर्ती दल हु फाउंडेड, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ग्यूसेप गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए स्वयंसेवी सेना का गठन किया था, उसी को लाल कुर्ती दल उसने नाम दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी क्लीमेंसो ने। क्लीमेंसो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे ये जॉर्जस क्लीमेंसो, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, पेरिस शांति सम्मेलन की, क्योंकि सबसे वरिष्ठ वही थे वहां पर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका, शीत युद्ध के दौरान कौन सी दो विचारधाराएं टकराव में थीं?
शीत युद्ध के दौरान 65 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 65 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा। शीत युद्ध के दौरान जो विचारधाराएं थी टकराने वाली, साम्यवाद विचारधारा और पूंजीवाद। साम्यवाद की तरफ था रूस और पूंजीवाद की तरफ था अमेरिका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न, नाटो किस वर्ष अस्तित्व में है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, टीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में कहते हैं। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका के राष्ट्रपति में इसकी स्थापना, सॉरी अमेरिका वाशिंगटन डीसी में जो है इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, किस देश को यूरोपीय बीमार आदमी, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहते हैं बताएं? यूरोप का बीमार आदमी, सिक मैन ऑफ यूरोप, किसको कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का बीमार आदमी तुर्की को कहते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य तुर्की की गिरती स्थिति के कारण से इसे मान दिया गया था। तुर्की ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तुर्की जो है ये यूरोप का बीमार आदमी इसको कहा जाता था। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यंग तुर्क आंदोलन का नेता कौन था? यंग तुर्क आंदोलन का नेता था अनवर पाशा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनवर पाशा ने मुस्तफा कमाल पाशा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अनवर पाशा है सी ऑप्शन में ना, बिल्कुल लगा देंगे अनवर पाशा। ठीक है, हालांकि इसमें कई नेता थे लेकिन अनवर पाशा इस आंदोलन के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नेता थे यंग तुर्क आंदोलन के। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, जिसने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। और 1867 में इस पुस्तक को लिखा कार्ल मार्क्स ने, पूंजीवाद की आलोचना करी इस पुस्तक में। 70 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने यू बोट अभियान चलाया था? यू बोट अभियान जर्मनी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी ने समुद्र में ब्रिटेन को घेर लिया था, मतलब घेराबंदी करने के लिए बेसिकली अपनी पनडुब्बियों, जिसको यू बोट कहते हैं, उनको इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको यू बोट कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, जार की उपाधि की दी गई थी, जार की उपाधि, जार जार की उपाधि दी गई थी किसको? रूस के शासकों को जार की उपाधि दी जाती है, रूस के शासकों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन में सेब्रे की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। सेब्रे की संधि बताएंगे। 72 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 72 नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 नंबर बताइएगा बाबू। पेरिस शांति सम्मेलन में सेब्रे की संधि जो हुई थी तुर्की के साथ की गई थी, तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में मित्र राष्ट्रों ने पराजित ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के साथ कठोर नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन से, सोवियत संघ ने कब क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल स्थापित की थी? क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल कब स्थापित की थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट जो है, दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे बहुत करीब पहुंच चुकी थी, इसी को क्यूबा संकट कहते हैं, 1962 के दौरान। 74 नंबर क्वेश्चन से, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कब लिया था? अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में प्रवेश लिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डुबाने के बाद अमेरिका मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो चुका था, उससे पहले अमेरिका नहीं शामिल था। 75 नंबर प्रश्न है, मुसोलिनी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? मुसोलिनी का जन्म हुआ था भैया 1900 मतलब सॉरी 1883 में, 29 जुलाई 1883। हाँ बिल्कुल ठीक है, 18 ऊपर में से कोई नहीं लगा देंगे। 1883 में जन्म हुआ था, 29 जुलाई को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो देश रोम बर्लिन धुरी का हिस्सा थे? 76 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 70 नंबर प्रश्न आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन से दो देश रोमन बर्लिन धुरी का हिस्सा थे? रोमन बर्लिन धुरी के हिस्से थे जर्मनी और इटली। ठीक है, जर्मनी बर्लिन और इटली रोम ने आपस में अपना गठबंधन किया था, जिसे धुरी शक्तियां कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, जर्मनी एंड इटली, सी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन से, हिटलर ने आत्महत्या कब कर ली थी? हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को कर ली थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जब सोवियत सेना बर्लिन के करीब पहुंच गई, तब एडोल्फ हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली थी। 78 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। नेपाल जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, बाकी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस से मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, नेपाल नहीं शामिल था। 79 नंबर क्वेश्चन से, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 से 1945 के दौरान
युद्ध के अधिकांश समय चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट इटली युद्ध के अंत में आए थे, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं लगेगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 24 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन से सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं, सॉरी 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी को 2 साल के बाद जो है रिटायर किया जाता है। ठीक है, लेकिन 5 साल वाले मतलब ये जो होते हैं ये एक प्रकार से आजीवन रहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन से बताएं। प्रश्न आपका जो 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए, प्रश्न आपका क्या आ चुका बाबू, प्रश्न आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करें। प्रश्न है पेरिस्त्रोइका से आप क्या समझते हैं? पेरिस्त्रोइका को बोलते हैं क्या बोलते हैं? पुनर्गठन कहते हैं इसी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 83 नंबर प्रश्न है यूएसएसआर के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ? 83 नंबर, यूएसएसआर के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ था? तो 15। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 इज राइट आंसर। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के टूटने पर रूस सहित कुल 15 नए देश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न है नाटो का मुख्यालय अवस्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका 85 नंबर, राष्ट्र संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्र संघ की शुरुआत जो लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत 1920 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के लिए 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना करी गई थी राष्ट्र संघ की। आपको करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी तमाम सारे पेपर्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनी थी? बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको बनाया गया था 1961 में। ठीक है, लेकिन 1989 में इसको गिरा दिया गया था बर्लिन की दीवार को। और एक रचना आप पढ़ते थे, बर्लिन की टूटी दीवार, आपने पढ़ा होगा। कोल्ड वार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कोल्ड वार शब्द, शीत युद्ध, वाल्टर लिपमैन के द्वारा गढ़ा गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन से स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु जो हुई थी 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, जो कोल्ड वार शब्द है इसके बारे में जो प्रश्न ऑप्शन आप कह रहे हैं, बिल्कुल कोल्ड वार जो है बेटा ये वाल्टर हिटमैन ने इस शब्द को गढ़ा, वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द को गढ़ा था। लेकिन बर्नार्ड बारूच ने भी शब्द का प्रयोग पहले किया था, लेकिन इसे प्रसिद्ध करने और मुख्य रूप से उपयोग करने का श्रेय पत्रकार थे वाल्टर लिपमैन, उन्हीं को जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही लगेगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन से मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था? मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था? 89 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था बेटा? तो किस देश का था मुसोलिनी, किस देश का तानाशाह था? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 89 नंबर का, इटली का था। ठीक है, 1922 से 1943 तक इटली पर राज किया था मुसोलिनी ने। इटली, सी ऑप्शन। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? प्रथम विश्व युद्ध किसने भाग नहीं लिया? पुर्तगाल, बिल्कुल राइट आंसर है, पुर्तगाल ने भाग नहीं लिया था। बाकी जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब भाग लिए थे। 91 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत की खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी बेटा वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है और खलीफा का पद जो है वो अपमान के विरोध में भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है महारानी विक्टोरिया की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी 1901 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की महारानी थी, 22 जनवरी को इनका निधन हुआ था 1901 में। 53 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कार्बोनरी दल कहाँ सक्रिय था? कार्बोनरी दल 53 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी 93 नंबर प्रश्न है कार्बोनरी दल इटली में, बिल्कुल इटली में था ये। ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक गुप्त संस्था था कार्बोनरी दल। 94 नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कहाँ हुई थी? वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया में हुई थी।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन के हारने के बाद यूरोपीय शक्तियों की बैठक हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन से वैध अधिकार का सिद्धांत संबंधित है। वैध अधिकार का सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिटिमेसी अथॉरिटी, ये वियना कांग्रेस से रिलेटेड है। वियना कांग्रेस ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेटरनिख ने पुराने राजवंशों को सत्ता वापस दिलाने के लिए वैधता का सिद्धांत लागू किया था। 96 नंबर प्रश्न, ज्यूरिख की संधि किनके बीच में हुई थी? ज्यूरिख की संधि फ्रांस और किसके बीच में हुई थी बेटा? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 1859 में ऑस्ट्रियो सार्डियन युद्ध को समाप्त करने के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच यह संधि हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका जो 97 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या आपका दिया हुआ? कनकरडाट संबंधित था। कनकरडाट जो था ये धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट और पोप के बीच 1801 में एक समझौता हुआ था जो चर्च की राज्य के संबंधों में को सुधारने के लिए था। वही था आपका कनकरडाट। 98 नंबर प्रश्न आपका चुका। रूस में क्रांति के पश्चात कौन सी विचारधारा उदित हुई थी? 98 नंबर। रूस में क्रांति के पश्चात साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति के बाद दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार बनती है रूस। 99 नंबर प्रश्न है, जो है ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है? व्यवस्था थी। ड्यूमा जो है ये संसदीय व्यवस्था थी रूस की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। ठीक है, संसद की या विधायी सभा को ड्यूमा कहा जाता है रूस में। 100 नंबर प्रश्न आपका चुका है। 100 नंबर, 1807 में गैरीबाल्डी का जन्म किस शहर या किस नगर में हुआ था? 100 नंबर प्रश्न है। 1807 में गैरीबाल्डी का जन्म जो था किस नगर में हुआ था? नीस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नीस में हुआ था। इटली के एकीकरण के नायक थे ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। उनका जन्म नीस शहर में हुआ था जो उस समय फ्रांस के नियंत्रण में हुआ करता था। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीज़ समझ लिया। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे आपकी आंसर की भी लगी रहेगी। सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र ठीक है 100 रुपये फीस में। जिनको भी जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ फीस लगेगी, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा और बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और लगभग में क्लास पूरी हो चुकी है आपकी। बस 1 मिनट का और आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपीज़ फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी। और ऑब्जेक्टिव का जो मिलेगा उसका आंसर भी साथ में रहेगा, यानी आंसर की साथ में आपकी मिलेगी। आप किताब या सीरीज अगर नहीं भी खरीदेंगे कोई इशू नहीं है, आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद जय भारत।